हेलो फ्रेंड्स। ईश्वर ने हमें इतना अच्छा वरदान दिया है प्रकृति के रूप में, नेचर की फॉर्म में। और इस नेचर को समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लाइफ जो हमारे आसपास के जो लाइफ है उसके जो सीक्रेट्स है उनको रिवील करने में बहुत मज़ा आता है, और उनको रिवील करने में फिज़िक्स हमारी बहुत मदद करती है। ऐसे एक नेचुरल फिनोमेना को आज हम लोग रिवील करने जा रहे हैं, उस पर डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और वो नेचुरल फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। देखो, अभी तक की जो लाइफ है उसे हम लोग, जैसे हम लोग जहाँ कहीं पे भी होते हैं जनरली एयर में होते हैं, और एयर जो है वो एक रेयर मिडियम होता है किसी भी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो हम सब सारी कहानी रेयर मीडियम से देख रहे होते हैं, लेकिन आज हम डेंसर मीडियम से देखेंगे। जैसे ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अगर यहाँ पे कोई फिश है तो उस फिश को दुनिया कैसे दिखाई देती है, उसके लिए रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये हम सब कुछ आज जानने वाले हैं। और इसी का इम्पोर्टेंट फिनोमेना TIR। देखो बच्चों, लेट अज्यूम मैंने यहाँ पर एक पानी के अंदर एक सिक्का रख दिया। इट इज़ अ कॉइन। ये डेंसर मीडियम है, ये वाटर, और इधर रेयर मीडियम है एयर। ठीक है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू बोल दिया, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने μr बोल दिया। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अब बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इधर एयर है, इधर वाटर है। इस ऑब्जेक्ट में से रेज निकलेगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। तो इससे निकलने वाली डिफरेंट रेज पे मैं बात करने वाला हूँ। जैसे मैं एक पहली रे लेता हूँ जिसका नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, जो बिल्कुल ऐसे इस पर इंसिडेंट हो रही है। इसका नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना डेविएट हुए, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सीधी निकल गई। लेकिन अगर मैं कोई दूसरी रे लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाली रे ली, एक और रे ली जो थोड़ा और इधर जा रही है, एक और रे, एक और रे, इस तरह से मैंने ये अलग अलग रेज ली। ये किधर जाएंगी, इसका डिसीजन कहाँ से होगा बच्चों? नॉर्मल से होगा। आप देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 है। मैं जैसे जैसे इधर जा रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये वाली रे ले रहा हूँ। ये जो रे आई है इसको जाना तो सीधा था, लेकिन जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे मुड़ जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा हो गया, इसको जाना इधर था तो ये और ज़्यादा इधर बेंड हो गई। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूँ राइट डायरेक्शन में, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जैसे I डैश, ये जैसे R डैश। इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ाता जाऊँगा तो एक कंडीशन मेरे पास में ऐसी आ जाएगी जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा, तो जिस पर्टिकुलर एंगल पर ऐसा हुआ है जहाँ पे ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, ये जो इमर्जेंस है ना 90 डिग्री पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं। ग्रेजिंग इमर्जेंस जिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हुआ है उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। जो थीटा C है इसका नाम रखा जाता है क्रिटिकल एंगल। एक्चुअली क्रिटिकल वर्ड, इसको जो नाम दिया है वो एक स्पेशल एक्टिविटी के आधार पे दिया गया है ना। क्रिटिकल एंगल के पहले रेस कुछ अलग बिहेवियर शो करती हैं, और क्रिटिकल एंगल के बाद में कुछ अलग बिहेवियर शो करती हैं। तो क्रिटिकल एंगल के पहले मैंने देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम था तब तक तो रिफ्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, इसके पहले क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन होता है। और इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है। इसके बाद में क्या होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन पहले तो मैं आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन दे देता हूँ कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो क्रिटिकल एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, द क्रिटिकल ऑफ द angle of incidence in the denser medium
for which the angle of refraction in the rarer medium is found 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक्चुअली ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है रेयर मीडियम में वो हमको कितना मिला, 90 डिग्री। अब देखो लाइट कंटिन्यूसली ऐसे बेंड होती हुई आ रही है और ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दूँ, आई इज़ ग्रेटर देन थीटा सी कर दूँ, तो लाइट जो मेरी लगातार ऐसे बेंड होती जा रही थी वो अब 90 डिग्री से और ज़्यादा बेंड होकर वापस इसी मीडियम में लौट आएगी। ये लाइट का इस मीडियम में लौट आना, इसी को हम लोग TIR कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या होने लग गया बच्चों, TIR होने लग गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम पे गई तो इस इंटरफेस पे टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, TIR कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ TIR को कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, जिससे आपको एक बार डेफिनेशन पता चले इसकी। तो उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है बच्चों, द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back into denser medium is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, ये इसके डेफिनेशन है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे फिश मान लीजिए, उस फिश के लिए एक तरीके से इससे ज़्यादा एंगल्स पे यहाँ पे एक मिरर सा बन जाता है। ठीक है, और ये मिरर सा बन जाता है तो फिर उसको लगता है कि जैसे सारी लाइट क्या हो रही है बच्चों, अंदर आ रही है। तो मैं कुछ इस तरह से समझाना चाहूँगा आपको इस फिनोमिना को कि जैसे ये सरफेस है और यहाँ पे फिश है। ठीक है, तो वो देखती है कि ये वाली रे बाहर जा रही है, ये वाली सारी रेस बाहर जा रही हैं, ये सब बाहर जा रही हैं, ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है और उसके बाद में TIR हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेजिंग इमरजेंस के बाद में जो उसकी सरफेस है वो इस तरह से मिरर की तरह पॉलिश हो गई और सारी लाइट किधर आ रही है, अंदर आ रही है। इस 90 डिग्री के पहले पहले क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों, ये निकालना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 3 चीज़ें हुई हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, उसके बराबर है और उससे ज़्यादा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन होता है। अगर उसके बराबर है तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस का केस है, ये ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ऐसे जाना 90 डिग्री पे, रे का ऐसे जाना। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या होता है बच्चों, TIR होता है। ये हर जगह पे आपको ये 3 बातें स्पेशली ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में रखोगे तो हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्रिटिकल एंगल निकालना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकाला जाए, तो ये जो पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P जहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा था, यहाँ पे मैं स्नेसरो लगा रहा हूँ।
ये डेंसर मीडियम है, ये इधर रेयर मीडियम है। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। देखो बच्चों, स्नेल का हर जगह पे आपको धन्यवाद देना ही पड़ेगा जब जब स्नेल आएंगे। अगर स्नेल ना होते तो सोचो ऑप्टिक्स में क्या होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो थैंक्स स्नेल। बच्चों, स्नेल ये कहते थे कि म्यू इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट होता है, एक लाइट चाहे कितने ही मीडियम से क्रॉस हो रही हो। तो यहाँ पे जो उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू डी, जो एंगल बन रहा है वो है साइन थीटा सी। अब ये दूसरे मीडियम में पहुँच गई, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू आर इंटू साइन 90। तो म्यू डी अपॉन म्यू आर, म्यू डी अपॉन म्यू आर, इस साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा सी हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा सी। अब मैं आपको बता देता हूँ बच्चों एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो म्यू डी अपॉन म्यू आर है, इसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम लोग कहेंगे कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, म्यू डी अपॉन म्यू आर को ऐसे बोलेंगे। अब म्यू डी अपॉन म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा सी आया, तो म्यू डी अपॉन म्यू आर को मैं म्यू लिख रहा हूँ और ये 1 अपॉन साइन थीटा सी है, तो यहाँ से साइन थीटा सी का एक्सप्रेशन मिल गया 1 अपॉन म्यू। म्यू का मतलब होता है म्यू डी अपॉन म्यू आर, ये साइन थीटा सी का एक्सप्रेशन आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों, कमाल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहीं से फिर पता चला कि थीटा सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू होगा, जिसे हम लोग साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी भी लिख देंगे। जो सब कुछ डिसाइडिंग फैक्टर है ना, ये थीटा सी है। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, ये बार बार बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीटा सी निकालेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में, सबसे पहले थीटा सी निकालेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे कम हो गया तो रिफ्लेक्शन होगा, बराबर होगा तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, और ग्रेटर देन थीटा सी हो गया तो TIR होगा। देखो इसको कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इन इंपॉर्टेंट बातों में पहली बात है फैक्टर्स अफेक्टिंग थीटा सी। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो क्रिटिकल एंगल को इफेक्ट करती है। देखो, साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू मैंने लिखा है 1 अपॉन म्यू। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल को जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग जानते हो कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जहाँ जहाँ पे इफेक्ट हो रहा होगा वो सब चीज़ें इसको इफेक्ट करेंगी। तो पहला ले रहा हूँ मैं कलर। जैसे आपको पता है कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ये जो 7 कलर्स हैं ये हैं विबग्योर। जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो बच्चों क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है, और आप लोग जानते हो कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा के होता है। वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर अगर लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। ओके, और अगर म्यू घटा तो साइन थीटा सी इंक्रीज होगा, और साइन थीटा सी इंक्रीज होगा तो थीटा सी इंक्रीज होगा। इसका मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पे थीटा सी बढ़ता है, रेड कलर का थीटा सी सबसे ज़्यादा होता है। क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट कलर। अंडरस्टैंड? देखो इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये वाटर है और ये एयर है और ये नॉर्मल है, और इस पर वाइट लाइट आके इंसिडेंट हुई, और ये गिवन है कि वाइट लाइट जो है ना जब इस पे आती है तो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वाइट लाइट जब आती है तो उसका जो ग्रीन कलर है, हरा रंग, उसका ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। ग्रीन कलर का ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। तो आपको बताना है कि अगर ग्रीन कलर इस तरह से इमर्ज हो रहा है, विच कलर्स will show refraction and which colors show TIR। कौन से कलर्स का रिफ्लेक्शन होगा, कौन कौन से कलर का TIR होगा। देखो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचो कि कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ।
ये जो एंगल है मेरे को नहीं पता कि कितना है, तो मैंने मेरी मर्जी से मान लिया कि एंगल कितना है 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो उसका मतलब हुआ कि ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर का ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, तो ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। तो अगर मैं ये सारे कलर लिखता हूँ विबग्योर के ऐसे, तो और यहाँ पर अगर मैं क्रिटिकल एंगल लिखता हूँ और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखता हूँ, तो सारे के सारे कलर्स कितने एंगल पे आके गिर रहे हैं बच्चों? 45 डिग्री पर। सबका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है और ग्रीन कलर का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। तो जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर क्रिटिकल एंगल बढ़ता है, तो मैंने इसको 46 डिग्री मान लिया, इसको 47 डिग्री मान लिया, इसको 48 डिग्री मान लिया। इसके पहले घटेगा तो इसको 44 डिग्री, इसको 43 डिग्री और इसको 42 डिग्री मान लिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्रीन कलर 45 डिग्री पर ग्रेजिंग इमरजेंस शो कर रहा था, येलो कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 46 डिग्री था। मतलब 46 डिग्री पर लाइट आती तब तो ये क्या शो करता बच्चों? ग्रेजिंग इमरजेंस शो करता। लेकिन लाइट आ कितने पर रही है? 45 पर। 45 पर आने का मतलब हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। मतलब येलो कलर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, और क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो येलो कलर का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब येलो कलर का रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होने का मतलब हुआ कि ये येलो कलर ऐसे चला जाएगा। तो येलो का अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो ऑरेंज का भी रिफ्रैक्शन होगा और रेड का भी रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ऑरेंज के लिए 47 डिग्री है क्रिटिकल एंगल और ये 45 पे आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया। तो ये जो तीनों कलर्स हैं इनके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, तो इन तीनों कलर्स का तो क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा। तो येलो, ऑरेंज और रेड, इन तीनों कलर्स का रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन आप देखो ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 44 डिग्री है और लाइट कितने पे आ रही है? 45 डिग्री पे। इन तीनों कलर्स के लिए I इज़ ग्रेटर देन थीटा सी है। मतलब इन तीनों कलर्स का क्या होगा? TIR होगा। मतलब वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों कलर्स अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप मेरी बात समझे होंगे। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है क्रिटिकल एंगल को वो होता है नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। कि जैसे ये ग्लास स्लैब है और इधर एयर है। ग्लास स्लैब से एयर में जब लाइट आएगी तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? इधर मान लीजिए वाटर है और इधर एयर है, जैसे ग्लास एयर, वाटर एयर, और इसी तरह से मान लीजिए मैंने ये डायमंड ले लिया और इधर एयर ले लिया। ठीक है, तो इन सब के लिए अगर मैं क्रिटिकल एंगल लिखता हूँ तो वो कितना आएगा? तो बच्चों ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/μ से निकाला जाता है, और म्यू यहाँ पर आप लोग लेते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो ग्लास एयर इंटरफेस के लिए म्यू की वैल्यू होती है 3/2 और वाटर एयर के लिए होती है 4/3, और जो डायमंड होता है इसके लिए इसकी वैल्यू होती है 2.4। डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मैं इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालता हूँ तो इस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल आता है 42 डिग्री, वाटर एयर के लिए आता है ये 49 डिग्री और डायमंड के लिए ये आता है 24 डिग्री। मतलब सबसे ज़्यादा जो आसान TIR हो गया वो किसके लिए हो गया बच्चों? डायमंड के लिए हो गया। इसलिए तो डायमंड इतना ज़्यादा शाइनिंग करता है। ठीक है ना, जब किसी की एंगेजमेंट होती है तो डायमंड रिंग दी जाती है। तो डायमंड रिंग जो है ना वो देने के पीछे सिर्फ ये रीज़न होता है कि उस रिंग में से जो है ना शाइनिंग निकलती है, और ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो भी इसी तरह से शाइन करे। इसीलिए हम लोग जनरली डायमंड की रिंग देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमकती है। जैसे कोहिनूर का हीरा है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो जितना ज़्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उसका उतना क्रिटिकल एंगल कम होगा और TIR होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, आप लोग इनको याद रखेंगे तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। बच्चों एक्चुअली जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और मैंने आपको बताया कि साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/μ होता है। तो अगर म्यू घटेगा
तो साइन थीटा सी बढ़ेगा और थीटा सी भी बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होता है, और क्रिटिकल एंगल का इंक्रीज होने का मतलब होता है कि आपका जो चांसेस हैं TIR होने के वो कम होने लग गए। देखो बच्चों, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा TIR। मैं खूब सारे एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है, ये एक प्रिज्म दिखा रखा है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 40 डिग्री है। ये एक इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू आपको 49 डिग्री दे रखी है, और आपको बताना कि फाइंड पाथ ऑफ रे का पाथ कैसा होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस कैसा होगा, और आपको ये चेक करना है कि TIR होगा कि नहीं होगा। तो देखो, पहली बात तो जब ये रे यहाँ पर आई है तो नॉर्मल इंसिडेंस है, तो बिल्कुल सीधी यहाँ से तो स्ट्रेट ऐसे जाएगी, इसका कहीं पे कोई डेविएशन नहीं होने वाला, ठीक है। अब दूसरी बात, जब ये यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा या TIR होगा, ये मेरे को चेक करना है। तो हमेशा इसके लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करना पड़ता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए आप नॉर्मल ढूंढा करो सबसे पहले, ठीक है। नॉर्मल अगर मिल गया तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ज़रा देखें ये वाला एंगल कितना होगा। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये जो इंटरफेस है, मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ AB। तो एट इंटरफेस AB एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। अब जरा देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। बस ये वाली बात को आप बार बार ध्यान में रखा करो। I = थीटा सी के बराबर है तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, और अगर I > थीटा सी है तभी क्या होगा, TIR होगा। तो मैं चेक करने जा रहा हूँ TIR होगा कि नहीं होगा। I = 30 डिग्री और क्रिटिकल एंगल निकाल लेता हूँ। क्रिटिकल एंगल जो होगा बच्चों, ये 3/2 है, तो साइन इनवर्स 3/2, साइन इनवर्स 2/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू होती है 42 डिग्री, ठीक है। तो 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है इसके लिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो इसका मतलब 30 डिग्री 42 डिग्री से कम है, और कम है तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, TIR नहीं होगा, ठीक है ना। देयर विल बी नो TIR। इस क्वेश्चन में TIR नहीं हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपको TIR पढ़ा रहा हूँ तो उसमें हर क्वेश्चन में TIR ही हो, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कैसे होगा, जब एक लाइट रेयर से, मतलब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। ये नॉर्मल है तो इससे दूर जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। ये एंगल ऑफ इमरजेंस। मुझे इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इमरजेंस भी बताना है। मेरे कौन काम आने वाले बच्चों, स्नेल काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। कोई काम नहीं आता बच्चों, कोई दोस्त काम नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन में स्नेल काम आते हैं। इनका पीछा मत छोड़ना, इन्हें हमेशा खुश रखना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ बच्चों। स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो म्यू है वो कितना है, 3/2 है। साइन थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री है, इज इक्वल्स टू, बाहर एयर है, इसका म्यू 1 है, एंड साइन E, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। ये हो गया आपका 3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ, इज इक्वल्स टू साइन E। साइन E की जो वैल्यू है वो आ गई 3/4, तो जो E है वो आ गया साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 49 डिग्री। सो 49 डिग्री इज माय आंसर। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। ये ग्लास स्लैब दी हुई है, एक टुकड़ा है ग्लास का, कांच का टुकड़ा, और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 दे रखा है, ठीक है, 42 डिग्री। आपको रे डायग्राम शो करना है कि कैसे रे बनेगी। ये रे जो है नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, और ये यहाँ से 42 डिग्री के एंगल पर आ रही है। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, फिर यहाँ पे TIR होगा। 3 चीज़ें मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ कि सबसे पहले चेक किया करो थीटा सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अगर इसके बराबर है तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस। और अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, TIR। देखो बार बार मैंने एक बार पढ़ा दिया, एक बार पढ़ाने के बाद में, लिखने के बाद में मेरा काम हो गया, लेकिन मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ ये कंडीशन। इतनी बार मैं आपको बोल दूंगा ना कि आपको वैसे याद हो जाएगी वीडियो देखते देखते ही। देखो बच्चों, पहला काम, ये जो सरफेस आपको AB दिखाई दे रही है, इस AB सरफेस पर क्या होगा, ये देखने के लिए पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करने का होता है।
हमेशा कभी भी एंगल मेज़र करना हो बच्चों, इस भ्रम में कभी मत पड़ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए नॉर्मल के साथ एंगल निकालना पड़ता है, और ये नॉर्मल है। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 42 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं निकालता हूँ ए बी सरफेस पर, तो ये 42 डिग्री प्लस आई इज इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस 42 मतलब 48 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 48 डिग्री आया। 48 डिग्री का एंगल आया है, तो बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और क्रिटिकल एंगल कितना है 42। तो 48 डिग्री 42 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब टी आई आर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर टी आई आर होगा। तो ये जो रे आई है यहाँ से ऐसे चलती हुई, इस रे का टी आई आर होगा। ये ऐसे चली गई बच्चों, ठीक है, वापस लौट गई, ये मिरर की तरह बिहेव करने लग गई ये सरफेस। अब जब ये यहाँ पर गई है तो भी तीन चीज़ें हो सकती है, रिफ्रैक्शन हुआ तो ऐसे लौटेगी, ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ तो ऐसे लौटेगी, टी आई आर होगा तो वापस अंदर लौट जाएगी। ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन होगा बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं बी सी सरफेस के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहा हूँ। देखो ये मैंने 48 डिग्री निकाल लिया, ये 48 डिग्री है तो ये भी 48 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी आई आर के अंदर सारे जो रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं वो लगते हैं। ये 48 डिग्री, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 48 डिग्री, और ये 48 डिग्री, ये पूरा 90, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 42 डिग्री हो गई। ये 42 डिग्री हो गई बच्चों। आपका आई 42 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्री है। तो ये वाला केस हो गया बच्चों ग्रेजिंग इमरजेंस का। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये लाइट ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पर निकल गई। तो ये लाइट यूँ आई, टिंग 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 टिंग, एयर आई टिंग 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 टिंग, और टिंग 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 टिंग, ऐसे निकल गई। समझ गए बच्चों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं अब हम। देखो तीन प्रकार की बातें हो, तीन प्रकार की घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर। एक तो घटना ये हो रही है कि भाई आपका ये डेंसर मीडियम है, लाइट आ रही है और आई इज़ लेस देन थीटा सी है। इस कंडीशन में जाना तो ऐसे था लेकिन चली गई ऐसे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा था। दूसरा जो कंडीशन थी वो थी कि ग्रेजिंग इमरजेंसी कंडीशन, जिसमें आपकी लाइट क्रिटिकल एंगल पर आ रही थी ऐसे और यूँ ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा था। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन रहा था। और जो तीसरी कंडीशन है वो बन रही थी आपकी टी आई आर की। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन बनती है हमारे पास टी आई आर की। टी आई आर की कंडीशन में क्या होता है कि ये लाइट आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है और वापस लौट जाती है अपने इसी मीडियम में। ठीक है, ये जो सरफेस होती है इसके लिए एक तरह से मिरर का काम करती है। मेरे को तीनों कंडीशंस में एंगल ऑफ डेविएशन निकालने हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? देखो इस रे को जाना तो कैसे था? ऐसे जाना था। जाना तो कैसे था? इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे चली गई। तो घर से तो ऐसे जाने के लिए निकली थी, लेकिन ये यूँ चली गई, तो इतना डेविएट हुई ना। ये जाना तो ऐसे था, चली गई ऐसे। तो ये डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? डेविएशन को मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर प्लस डेल, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, ये जो आर है इसमें से अगर मैं डेल को घटा दूँ, आर माइनस डेल, तो वो किसके बराबर होगा? आई के बराबर। तो डेल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर माइनस आई हो जाएगा। तो कभी भी आपको रिफ्रैक्शन वाली केस में एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो तो आप आर माइनस आई कर दीजिए। इस वाले केस में क्या होगा? इस रे को जाना तो कैसे था? सीधा था, लेकिन ये ग्रेजिंग इमरजेंस ऐसा हो गया। तो जाना तो ऐसे था पर चली गई ऐसे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। और ये थीटा सी है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा सी हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि थीटा सी प्लस डेल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो डेल इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 माइनस थीटा सी। मतलब ग्रेजिंग इमरजेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है। और टी आई आर के केस में क्या होगा? इस रे को जाना तो सीधा था, ये जाना तो सीधा था लेकिन यूँ चली गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। यूँ जाने के बजाय यूँ चली गई, यूँ जाने के बजाय यूँ चली गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं ना, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो आई प्लस डेल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डेल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। ये जो सिंपल अपना जो प्लेन मिरर के लिए फॉर्मूला हुआ करता था ना एंगल ऑफ डेविएशन का,
वही एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला TIR के लिए हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली बच्चों एक बात मैं आपको और बहुत अच्छी बता देता हूँ कि जब ये TIR होता है ना, जब ये TIR होता है तो TIR में बिल्कुल जो इंटेंसिटी होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे हम जो सिंपल जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे हम लोग खुद को आईने में देख रहे होते हैं तो हमारी जो इंटेंसिटी होती है इमेज की वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन TIR में तो क्या होता है 100% रिफ्लेक्शन होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंटेंसिटी होती है, जो इंसिडेंट लाइट की और जो रिफ्लेक्टेड लाइट की, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। TIR में बहुत ख़ास बात ध्यान रखना कि इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे होता है। इन दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती है। In case of total internal reflection at all, 100% incident light is reflected back into the same medium and there is no loss of intensity, while in case of reflection from mirror or refraction from lenses there is some loss of intensity as all light can never be reflected or refracted। वहाँ पे तो थोड़ा बहुत हो जाया करता था। This is why images formed by TIR are much brighter than formed by mirrors or lenses। मिरर और लेंस से जो इमेज बनती है उसके बजाय TIR से जो इमेज बनती है ना वो ज़्यादा ब्राइट होती है, ज़्यादा चमकीली होती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, 100% ट्रांसफ़र होता है। देखो एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं, है ना। दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स पहले कर चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये ग्लास एयर इंटरफेस है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है। डेविएशन एंगल बताना है आपको। आप पहले तो चेक करो कि तीनों जो प्रोसेस हो रहे हैं उनमें से कौन सा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, या फिर TIR हो रहा है। तो मैंने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 50 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है। मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लेता हूँ। बच्चों ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। 1/μ, म्यू की वैल्यू 1.5, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, मतलब साइन इनवर्स 2/3। साइन इनवर्स 2/3 की स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग ध्यान रखते हैं जो कितनी होती है, 42 डिग्री होती है। तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो इसका मतलब TIR होगा। और जब TIR होगा तो ये जो लाइट है ये पूरी की पूरी अंदर ऐसे आ जाएगी। तो ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी 50 डिग्री का एंगल है। रे को जाना तो ऐसे था लेकिन रे यूँ जाने के बजाय यूँ आ गई, तो यही तो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो चाहे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ जो मैंने बनाया था, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि 50 + 50 + डेल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डेल इज इक्वल्स टू 180 - 100 मतलब 80 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ गया इस पर्टिकुलर केस में। तो μ² इज इक्वल्स टू हो गया 3/2, तो μ इज इक्वल्स टू हो गया √3/2। दिस इज आंसर। ठीक है। अब थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर TIR क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो मेरे बच्चे जानते हैं कि sin θc इज इक्वल्स टू होता है 1/μ और θc दिया हुआ है 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो म्यू की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना। अगर आपके पास में म्यू आ गया है तो आपके पास में लाइट की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, C/V होता है। C तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू है 2, C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये V। तो V की वैल्यू हो गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो बच्चों ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है इसमें मैंने आपको TIR बताया कि TIR होता क्या है, मैंने आपको उसके जो क्वेश्चंस हैं वो करने सिखाए हैं। पर TIR की रिदम को अभी बनाए रखने के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनने वाला है, जिसमें मैं और बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस की बातें करने वाला हूँ, एंडोस्कोपी के बारे में बात करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको मिराज के बारे में बात करने वाला हूँ, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर होने वाली हैं, तो बिल्कुल उसको मिस मत कीजिएगा। TIR आपका कभी तभी कंप्लीट होगा जब आप ये वाला वीडियो
प्लस इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो है, इन दोनों को देखोगे। ठीक है बच्चों, लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसे और ज़्यादा खूबसूरत अगर आप बनाना चाहते हो तो आसपास की दुनिया को जानना बेहद ज़रूरी है। और वो जानने में मदद कौन करता है बच्चों? फिज़िक्स करती है। तो फिज़िक्स, अगर आपको फिज़िक्स के साथ में इन्वॉल्व होना है तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। और आपके जो फेवरेट चैनल है फिज़िक्स विद अरुण गौड़, ये आपको निश्चित रूप से पूरी कोशिश करेगा आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने की। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना।